तो इस वीडियो में एक और नई डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जो डिफरेंस हमारा होगा वो प्रोविजन और रिजर्व्स के बीच में होने वाला है, ठीक है ना। यानी रिजर्व और प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छा डिफरेंस है, फटाफट खत्म कर लेते हैं इस डिफरेंस को भी, ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन कितने पॉइंट्स है देख लेते हैं पहले। 2 4 6 1 7 है ना। तो 7 पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट में भी और लिखने वाला हूं, तो 9 पॉइंट हम करने वाले हैं इसमें। कितने टोटल 9 पॉइंट्स हम इसमें करने वाले हैं। 9 के 9 पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि अगर कोई एमसीक्यू या कुछ भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता तो आप इसको आसानी से हैंडल कर सको। अगर प्रॉपर क्वेश्चन आता तो प्रॉपर क्वेश्चन आप बना सको, और अगर एमसीक्यू पूछता तो एमसीक्यू भी हैंडल हो जाएगा, इतने से आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो 9 पॉइंट्स लिखने वाला हूँ फटाफट से, ठीक है ना। तो आप भी क्या करें, साथ में बनाना स्टार्ट करें और मेरी बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। प्रोविजन और रिजर्व के बीच में बात करते हैं सबसे पहले रिजर्व की। तो उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज इट, ये है क्या चीज। तो मैंने कहा जो रिजर्व होता है ना वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। जबकि मैं प्रोविजन की अगर मैं बात करता हूं तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। देखो दोनों में अंतर होता है। देखो यहाँ पे वर्ड चार्ज लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं पहले एप्रोप्रिएशन और ये चार्ज है क्या चीज, क्लियर है। सपोज करो, देखो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे भी, ठीक है। देखो आपको ना एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है जिससे पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो मैं प्रॉपर प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, बस आपको हिंट के हिसाब से समझाना चाहता हूँ कि है तो है क्या। प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है जिसमें क्या करते हैं हम, इस तरफ जो है ना बेटा डेबिट साइड, वो हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंस आते हैं, ठीक है। इधर हमारे इनकम आती है ना। और जो निकल के आता है बच्चे उसको क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं ना। आपका जो प्रॉफिट निकल के आता है, ये आपका प्रॉफिट निकल के आया मान लो, डन। तो ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि विजिबल है, आपको प्रॉपर आ रहा है उस तरफ, ठीक है, हाँ ठीक है। जब प्रॉफिट लॉस एक बार बन जाता है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है बेटा देखो इसमें जो इनकम, ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम है। खर्चे किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, यानी बिजनेस के इनकम और खर्चे मैंने दोनों डाल दिए। उसके बाद जो निकल के आता है वो आपका प्रॉफिट होता है। यानी ये वो प्रॉफिट होता है जिससे क्या नाम है, ऑनर, यानी जो अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स हो गए, एक सिंगल बंदा तो वो अपनी बात करेगा, ठीक है ना। इस प्रॉफिट को वो बंदा ले जा सकता है जिसका बिजनेस होता है, समझ में आ गया। और वो कहाँ यूटिलाइज करना चाहता है वो उसकी मर्जी है, डन हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या करा, इसके बाद एक अकाउंट और बनता है जिसको कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो ये प्रॉफिट निकला ना, इसको तुमने कहाँ कहाँ बांटा, कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ लिखी होती है। देखो पहला क्या बोला मैंने, एक होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसमें बिजनेस के इनकम और बिजनेस के एक्सपेंसेस के बारे में पता होता है। जो भी लॉस एंड ऑल जो भी चीजें होती है वो सारी यहाँ आती है बिजनेस से रिलेटेड, क्लियर है। जब एक बार प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी हम प्रॉफिट की। मान लो प्रॉफिट निकल जाता है तो उस प्रॉफिट को फिर आगे ट्रांसफर किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर जब ये प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है तो इस प्रॉफिट को आपने कहाँ कहाँ यूज किया उन सब की डिटेल्स यहाँ पे लिखी होती है, समझ में आ गया। तो अब हमने बोला भाई देखो ये है हमारा रिजर्व। तो रिजर्व क्या बोला हुआ है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी ये यहाँ पे आता है। रिजर्व कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। यानी एक बार प्रॉफिट निकल जाएगा उसके बाद ही रिजर्व की बात की जाती है। तो रिजर्व क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आपने प्रॉफिट का यूटिलाइज जो किया है उसकी बात कर रहा है, क्लियर है। प्रॉफिट को बांटा जो है, डन हो गया। बट प्रोविजन जो है, ठीक है, वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहीं पे आ जाएगा, एक्सपेंस के साथ ही आ जाएगा। जैसे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी जो डेटर्स के अगेंस्ट बनता है। जब डेटर्स आपको लगता है ना डेटर्स आपके पैसा नहीं देगा, आपने मान लो उधार में सेल करा और उसके बाद आपको लगता है डेटर्स आपके पैसे नहीं देने वाला, तो आप उसके अगेंस्ट क्या एक छोटा सा गुल्लक मेंटेन कर सकते हो, एक रिजर्व मेंटेन कर सकते हो, क्लियर है। ताकि अगर मान लो दगाबाजी करे तो एटलीस्ट गुल्लक में इतना पैसा हो जाए कि आपको झटका ना लगे, है ना। तो दे बोथ आर गुल्लक, यानी दोनों ही गुल्लक एक तरीके से। बट ये वाला गुल्लक कैसे मेंटेन हो रहा है, ये प्रॉफिट जब आ जाता है उसके बाद प्रॉफिट को हम बचा लेते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो वहां से हम इस पैसे का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई हमें पता नहीं कि हमें, देखो ये भी गुल्लक बताया मैंने, वो भी गुल्लक बताया, बट मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मुझे पता है कि वहां पे लॉस होने वाला है। मुझे यहाँ पे लॉस का पता ही नहीं होता, बस मैं गुल्लक बना रहा हूँ, क्या पता कल को यूज हो जाए, कल को कोई काम आ जाए, तो मैंने ऐसे ही गुल्लक मेंटेन कर दिया, हमारा रिजर्व है। बट ये वाला वो गुल्लक है जिसका मुझे पता है कि इसका यूज कहाँ होने वाला है, भाई साहब वो दगाबाजी करेगा तो उसके लिए बनाया। यानी ये स्पेसिफिक है, मुझे पता है कि वो बंदा धोखे देने वाला है, या धोखा देने जो भी है, धोखा देगा या चीट करेगा समथिंग, है ना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि वो बंदा करने वाला है, बट यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता। तो ये भी गुल्लक है, बट ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, आगे जाके कोई लॉस होगा भी या नहीं होगा, तो बस मेंटेन करना है, समझ में आ गया। प्रॉफिट है तो बना लिया, बट इसमें क्या स्पेसिफिक है, मतलब मुझे पता है कि बंदा वो दगाबाजी करने वाला है, क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहला कि रिजर्व और प्रोविजन दे बोथ आर गुल्लक, यानी एक तरह से सेविंग की बात कर रहा है, यानी बचा रखा पैसा।
बट ये जो पैसा बचाया जाता है ये अनफोर्सिन ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी के लिए होता है, नहीं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, बस आपने बना रखा है कि आपके पास प्रॉफिट है तो आपने बना लिया, ठीक है। और ये किसके लिए, ये आपको पता है कि भाई साहब वो बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो ये उसके लिए बनाया जाता है। समझ में आ गया? चलो, तो अब हमने क्या बोला, जो प्रॉफिट जो हमारा प्रोविजन होता है वो किसके अंदर आता है, प्रॉफिट लॉस के अंदर आएगा, और जो रिजर्व होगा किसके अंदर आएगा, एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा। पहले ये पॉइंट समझ लो, उसके बाद तो सारे पॉइंट्स आसान है, फटाफट से समझ में आ गया। तब आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, जो हमारा जो रिजर्व होता है वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जबकि जो प्रोविजन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ढंग से डिफाइन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का वो पोर्शन है जिसे कैप्ट असाइड, जिसको अलग रख लिया जाता है, किसके लिए, अनफोर्सीन, जिसके बारे में पता नहीं है, जो हमें पता नहीं कि होगा, ऐसा कुछ ही नहीं होगा, मुझे नहीं पता, तो अनफोर्सीन के बारे में कह रहा है, जिसके बारे में ना पता हो। ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, बस बना के रख लिया अपनी सेफ्टी के लिए, कहीं आगे जाके काम आ जाए कुछ पैसा, तो इसलिए बना के रखा हुआ है। ये पोर्शन ऑफ मनी है, या वो यही पोर्शन ऑफ वही क्या नाम है, इसमें से इनकम में से कुछ पोर्शन निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने क्या करा, सेट असाइड किया है ताकि हम मीट कर सके नोन लायबिलिटी, यानी वो लायबिलिटी है, वो एक्सपेंस जो मुझे पता है, यहाँ पे नोन वर्ड लिखा हुआ है, यानी वो लायबिलिटी मुझे पता है कि आगे जाके यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, तो उसके लिए मैंने पहले से पैसा जमा कर रखा, तो उसे प्रोविजन कहते हैं, यानी स्पेसिफिक है, डिफाइंड है कि भाई इसके लिए रखा हुआ है। बात समझ आ गया? अगला थर्ड पॉइंट, पर्पस की अगर हम बात करें तो इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, इसका मतलब क्या होता है, मजबूत, तो मजबूत करने के लिए ये बनाया जाता है। आगे लिखा एंड टू मीट अनफोर्सिन लायबिलिटी और लॉसेज, अनफोर्सिन मतलब जिसके बारे में पता ना हो, तो यहाँ पे हमें पता नहीं होता कि आगे जाके लॉस होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बस अपने सिक्योरिटी के लिए मैं बना के रख दिया है, पर यहाँ पे मुझे पता है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मेड टू मीट नोन लायबिलिटी और कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मतलब होता है कोई भी ऐसी जो कोई भी ऐसा इवेंट जो कि हो भी सकता हो और नहीं भी हो सकता है, हैपनिंग भी और नॉट हैपनिंग की बात कर रहा है, ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, यानी हो भी सकता है वो और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है नोन लायबिलिटी है, बट पता है कि ये लायबिलिटी से मान लो कि जो तुम्हारा क्या नाम है, ये डाटा से इसके हाव ऐसे लग रहा है कि आगे जाके धोखा दे सकता है, तो भाई साहब उसके लिए बना लो ना, अब वो देगा तो आपने गुल्लक बना रखा तो आप तो बच ही जाओगे उस गुल्लक से, मतलब कुछ हेल्प तो हो जाएगी ना आपकी, और अगर वो धोखा नहीं देता तो आपका फिर तो बेनिफिट है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, गुल्लक बनाया वो तो भी काम ही तो आएगा ना, तो यहाँ पे ये बोला हुआ है। जैसे एग्जाम्पल क्या बोला हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ये इसके लिए आता है, डन हो गया। तो हम पहले 3 पॉइंट्स एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, सबसे स्टार्टिंग के पॉइंट सारे अच्छे अच्छे लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इट, तो उसने बोला ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। नंबर 2, इसको जो है ना प्रॉफिट से निकाल दिया जाता है अलग से, ठीक है ना, ताकि अनफोर्सिन ऑब्लिगेशंस के लिए काम आ सके, अनफोर्सिन लायबिलिटी के लिए काम आ सके। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वो पोर्शन होता है प्रॉफिट का ये वो पोर्शन है मनी का, ठीक है ना, या उस इनकम का वो पोर्शन जो हमने अलग से प्रॉफिट लॉस में से अलग से निकाल के रखा हुआ है, देखो ना निकाल के रखा हुआ है, ताकि हम क्या कर सके, जो मीट कर सके, नहीं पूरा भरपाई कर सके किसकी, नॉन लायबिलिटी और एक्सपेंस की। अगला पॉइंट, पर्पस ये इसलिए बनाया जाता था कि स्ट्रेंथन की जा सके, नहीं मजबूत किया जा सके फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और टू मीट द अनफोर्सिन लायबिलिटी, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में मुझे पता ना हो, ऐसे एक्सपेंसेस जिसके बारे में मुझे पता ना हो, उसको पूरा करने के लिए ये किया जाता है। बट इट इज मेड टू मीट नोन लायबिलिटी, यानी ऐसी लायबिलिटी जो मुझे पता है कि भाई से धोखा दे सकता है, ठीक है, और कंटीजेंसी, ठीक है ना, व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड, बट अब बस आपको अमाउंट का एक्चुअल अमाउंट का पता नहीं होता। अब ये थोड़ी ना पता, अगर मान लो मैंने किसी को 2 लाख रुपए की सेल करी, तो अब उसके हाव भाव ऐसे, कभी अगर वो ताला लगा के भाग जाता है, कभी वो ड्रामेबाजी करता है, कभी वो क्या नाम है बंदूक एंड ऑल रख देता है, तो अब मुझे थोड़ी ना पता है कि वो कितना अमाउंट, मुझे ऐसा लग रहा है वो सारा अमाउंट कर देगा गपलेबाजी, 2 लाख नहीं देने वाला मुझे, मैंने जो सेल की थी ना वो 2 लाख नहीं देगा मुझे, बट क्या पता वो मुझे 1 लाख दे दे, 1 लाख रोक दे, क्या पता वो 1,80,000 दे दे, 20,000 रोक दे, क्या पता पूरा ही रोक दे, तो पता नहीं है, बट इतना ये जरूर पता है कि वो धोखा देगा, ठीक है। बट अब आगे वो दे या नहीं दे वो तो उसके ऊपर है, बट मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैंने क्या बना देना, उसके अगेंस्ट प्रोविजन बना देना अपनी सेफ्टी के लिए। चलो, क्रिएशन ये कैसे बनता है, ये डेबिट किया जाता है किसमें, बाय क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ये डाल करके, यानी क्रिएटिंग द डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट लॉस को डेबिट करके, ठीक है, इसको क्रिएट किया जाता है। इसका मतलब इससे प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं होता, इससे इस प्रॉफिट का कोई अफेक्ट नहीं है, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, इसका प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि ये तो बचा हुआ प्रॉफिट है ना जो वो उसमें रिजर्व में यूज कर रहा है, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे लिखा हुआ है इट इज
क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये प्रॉफिट को कम करेगा, यानी जितना आप मान लो आपका प्रॉफिट मतलब इनकम है मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, एक्सपेंस हुए थे 20,000 रुपए, ठीक है, तो प्रॉफिट आना कितना चाहिए था 80,000 रुपए। 1 लाख का इनकम है, एक्सपेंस 20,000 का, तो 80,000 का प्रॉफिट आना चाहिए था। बट हुआ ये कि आपको लगता है कि बंदा धोखा देगा, तो आपने क्या करा 30,000 रुपए ना मान लो 10,000 रुपए और प्रोविजन में डाल दिए, तो प्रॉफिट कितना हो गया 70,000 रुपए, यानी यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डॉक्टर ऐड करके आ जाएगा, तो प्रॉफिट और थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, इससे प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होता है। क्लियर हो गया। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा है, ये P&L अकाउंट की बात कर रहा है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है। यानी ये क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हमने कितने पॉइंट्स क्लियर कर दिए, 4-5 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे 4। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। आप रिजर्व का यूज कर सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए, यानी इस पोर्शन का, देखो ये किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी के तो है नहीं, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। खाली आपने जमा करा हुआ पैसा है, तो इट मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, बट इस वाले को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए बनाया हुआ है, तो कहीं अचानक से वो लायबिलिटी हो गई तो उसके लिए पैसा चाहिए हो सकता है, तो ये इस पैसे को आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो रिजर्व जो है ना, इसका यूज आप कर सकते हो किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिविडेंड का, ठीक है ना। तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये डिविडेंड क्या होता है, देखो शेयर्स पे जो आपको मिलता है ना बेटा, उसको डिविडेंड कहते हैं, जो रिटर्न मिलता है, ठीक है। जैसे अगर आप नॉर्मली बिजनेस आप अकाउंट उसमें बैंक में पैसा लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो ऐसे ही अगर आप शेयर्स में पैसा लगाते हो तो आपको उसके ऊपर जो मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, यानी लाभांश, लाभांश बोलते हैं हिंदी में, लाभ का अंश, यानी प्रॉफिट का हिस्सा जो है आपको मिलता है इसमें रिटर्न की फॉर्म में, ठीक है ना। तो रिजर्व कैन बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड देना है तो रिजर्व का यूज होता है। बट प्रोविजन को आप यूज ने बोला कैन ओनली बी यूज फॉर विच दे आर क्रिएटेड, यानी जिसके लिए प्रोविजन बनाया गया था ना बस उसके लिए ही प्रोविजन का यूज हो सकता है, उस अमाउंट का यूज हो सकता है, डिविडेंड के लिए इसका यूज नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोविजन जिस चीज के लिए बनाया ना, अगर आपने डाउटफुल डेट यानी डेटर्स के अगेंस्ट बनाया तो डेटर के लिए यूज होगा, डेप्रेशन के लिए बनाया तो डेप्रेशन के लिए यूज होगा, क्लियर होगा। जिसके लिए आपने प्रोविजन बनाया प्रोविजन सिर्फ उसी के लिए यूज होता है, डिविडेंड के लिए यूज नहीं होगा। आगे प्रॉफिट कंपल्सन या रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट का होना जरूरी है कि नहीं है, तो देखो रिजर्व बनाने के लिए ना प्रॉफिट होना जरूरी है, यानी बिजनेस प्रॉफिटेबल में होना चाहिए, यानी प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट हुआ तो ही रिजर्व बनाया जा सकता है, क्योंकि ये तो आपने अपनी मर्जी से गुल्लक बनाया ना, तो प्रॉफिट होगा तभी तो बचा पाओगे कुछ। बट प्रोविजन जो है ना, इससे प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा आपको, प्रोविजन को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो लिखा हुआ है प्रोविजंस आर मेड इररेस्पेक्टिव ऑफ, ये छोड़ दो कि प्रॉफिट अर्न हुआ है या लॉस हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, क्लियर है। बट ये कब बनेगा रिजर्व, रिजर्व तभी बन सकता है जब प्रॉफिट होगा, समझ में आ गया। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, 2 पॉइंट और कर लेते हैं फिर इसके। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो बचा हुआ 2 पॉइंट्स उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने जो भी पार्ट, देखो आपको लगा होगा साफ दिख रहा होगा, मर्ज हुआ है पार्ट, थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण मैंने पार्ट रोक दिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। बट अब मैं इसकी वीडियो इवनिंग में अब बना रहा हूँ फटाफट से, और ये 2 पॉइंट्स हम जल्दी से जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर मैं इनको मर्ज करके आपको जो भी वीडियो मिल जाएगी, है ना। चलो, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट से क्रिएट हो रहा है, वो तो समझ में आता है हमें, बट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस बोला हुआ है, एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट, यानी लीगल रिक्वायरमेंट के कारण, यानी अगर लॉ कहता है कि आपको इतना % रिजर्व में डालना है, अगर रिजर्व में डालने की बात करता है तो आपको रिजर्व में डालना पड़ेगा कोई ना कोई अमाउंट, क्लियर है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लॉ कहां डालना पड़ेगा, रिजर्व में डालना पड़ेगा। या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो मैंने कहा था कि आपको डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेन्स, अगर फ्यूचर में अगर आपको लगता है कोई गेन होने वाला है तो आप उसकी एंटिसिपेशन यानी उसको अकाउंटिंग करने की कोशिश मत करो। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको लॉस होगा तो उसका आप क्या कर सकते हो, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हो, एक तरह से डिस्क्लोज कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो उस फिगर्स एंड ऑल जो भी आपको लगता है, क्लियर है। यानी आपको कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया होगा, जिसमें मैं दोबारा बता दूं, उसका मतलब होता है कि आपको फ्यूचर में जो गेन वेन होने वाले हैं उनकी बात नहीं करनी है, बट फ्यूचर में अगर आपको लगता है कोई लॉस एंड ऑल, लॉस या कोई खर्चा वर्चा टाइप की आपको लगता है कि होने वाला बहुत ज्यादा, ठीक है, बड़ी मात्रा में कोई नुकसान होने वाला है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो,
ठीक है, पहले से उसके लिए कोई ना कोई काम कर सकते हो ऐसा कि जिससे उसकी भरपाई की जा सके। क्लियर है? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, ठीक है ना, एंड ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट, ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड इट इज मेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कारण क्या है इसको बनाना पड़ जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्रूडेंस की बात बोली है। देखो मैं आपको, आपके पास जो बुक है देखो उसमें लिखा हुआ है, मैं अगर आपको सामने सामने पढ़ाऊं एग्जैक्ट लाइन को, तो वहां पे जो लिखा हुआ है वर्ड मैं वो एग्जैक्ट पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करिए, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, अगर आपको लगता है कोई लॉस वॉस होने वाला है तो आप उसके लिए, ठीक है ना, क्या अकाउंटिंग कर सकते हो, यानी उसको डिस्क्लोज कर सकते हो। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट है इन्होंने किसके लिए लगाया, स्पेशली जो लग रहा है यहाँ पे, यानी प्रोविजन बनाने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो प्रूडेंस है ना वो बार बार वहां पे हिट कर रहा है। बट यहाँ पे रिजर्व के लिए क्या, रिजर्व के लिए कोई स्पेशल कोई कह नहीं रहा है, बट वो कह रहा है कि अगर आपको लगता है, देखो लगने वगने वाली बात है नहीं, बट आप क्या रिजर्व मेंटेन कर लिया करो, क्या पता फ्यूचर में कुछ हो जाए, देखो पता तो नहीं है बट क्या पता हो जाए तो आप बना सकते हो, कहीं मैंडेटरी तो लिखा नहीं है, ठीक है ना। बट अगर लॉ यानी लीगल रिक्वायरमेंट है, लॉ कहता है कि नहीं बनाओ बनाओ, तो बेटा बनाना पड़ सकता है। क्लियर है? तो रिजर्व के ऊपर दो बातें बोली हुई है और यहाँ पे सिर्फ प्रूडेंस की बात बोली हुई है। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि डेटर क्या है, नुकसान कर सकते हैं, तो क्या करेंगे इस केस में, हम प्रोविजन बनाना चाहिए हमें। डन। चल, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें तो उसमें रिजर्व इज शोन, रिजर्व को शो किया जाता है लायबिलिटी साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट में, यानी अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो जो आपकी जो लायबिलिटी साइड होती है यहाँ पर, ठीक है, इसको शो किया जाता है किसके हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में यहाँ पर इसको शो किया जाता है। तो रिजर्व कहाँ आता है, रिजर्व सरप्लस के हेड में आता है, किस तरफ आता है, लायबिलिटी साइड वाले जगह पे आता है। क्लियर हो गया? तो ये जो बैलेंस शीट बनी है ये याद रखना, ये मैंने आपके अकॉर्डिंग बनाई है 11th क्लास में लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे अभी नहीं जा रहा, बट इतना दिमाग में रखा दो, ठीक है, जो वर्टिकल फॉर्मेट में जाना चाहता है उसके लिए मैं बोल दूं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, ठीक है, किस वाले में, मैंने इक्विटी साइड लायबिलिटी साइड में जो शोल्डर फंड होता है ना उसके नीचे जो रिजर्व सरप्लस है तो वहां पे जाता है रिजर्व। क्लियर हो गया? बट वो उनके लिए जिनको समझना है, बाकी नॉर्मल छोटे छोटे बच्चों के लिए ये वाला ही है, बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस अकाउंट और रिजर्व सरप्लस का हेड होता है, वहां इसको डाल दिया जाता है रिजर्व को। बट अगर हम प्रोविजन की अगर हम बात करें तो प्रोविजन को शो किया जाता है आइदर या तो एज अ लायबिलिटी आप शो कर सकते हो, कहां पे, करंट लायबिलिटी के हेड में, यानी लायबिलिटी साइड शो होगा बट करंट लायबिलिटी में कहां शो होगा, करंट लायबिलिटी के हेड में आप शो हो जाएगा, ठीक है। करंट लायबिलिटी कहता है जितने पॉइंट्स आते हैं ना इसी में आपको क्या एक प्रोविजन लिखना पड़ता है, प्रोविजन में डेप्रेशन हो गया, इस टाइप की चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। या फिर आप दूसरा तरीका ये है, आप डिडक्शन कर सकते हो कहां से, फ्रॉम द एसेट्स, यानी या फिर एसेट से आप उसको माइनस कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, आपके डेटर्स जो थे ना वो मान लो 1 लाख के थे, अब आप या तो देखो उसे करंट लायबिलिटी के अंदर यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है, इसके हेड में दिखा सकते हो कि प्रोविजन फॉर डीडी, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मान लो डाउटफुल डेट यानी जो लगता है आपको डाउट की डेट हो सकता है, डूब सकता है पैसा, मान के चलो वो 30,000 है, तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से आप दिखा लो डेटर यहाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे। और दूसरा तरीका क्या बोला उसने, कुछ नहीं करना, खाली डेटर्स आप इस तरह से यहाँ पे 1 लाख रुपए दिखाइए, उसी में से लेस कर दीजिए, यानी ये देखो यहाँ प्लस है तो वहां जाके माइनस होगा ना, तो इसको वहां जाके माइनस कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 30,000, तो नेट डेटर कितने दिखाने चाहिए बैलेंस शीट में, 70,000। तो या तो आप उसे डिडक्शन फ्रॉम एसेट्स यानी एसेट्स में से घटा के दिखा दो, या फिर उसे लायबिलिटी साइड में दिखा दो, कोई सा एक ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर दो नीचे वाला। समझ में आ गया? तो या तो आप उसे क्या है लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के हेड में दिखाओ, और या फिर डिडक्शन फ्रॉम एसेट, अगर वो डाटा से रिलेटेड है तो डाटा में से घटाओ प्रोविजन को, अगर वो डेप्रिसिएशन वाला है तो किसी मशीन के ऊपर तो मशीन से घटाओ, बिल्डिंग के ऊपर तो बिल्डिंग से घटाओ। क्लियर है ना? तो ये इसकी क्या हो गई हमारी प्रेजेंटेशन की, इसको कहां शो करना है, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, और रिजर्व सरप्लस के हेड में, ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा बट ये करंट लायबिलिटी के हेड में जाएगा। या तो ऐसा कर लो या तो डिडक्शन कर लो, सीधा एसेट्स में से घटा देना, जिस एसेट्स के अगेंस्ट आपने प्रोविजन बनाया उसमें से घटा लो। क्लियर हो गया? ये क्यों बनाना है, जरूरी नहीं है बनाना, पहली बात तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बनाना, अगर लॉ कहता है लीगल रिक्वायरमेंट है तो बनाओ,
या फिर आपको अगर अपनी सेफ्टी के लिए आप चाहते हो कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए कहीं आ गई तो इसलिए बना सकते हो, बट ये बनाना जरूरी है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि बेटा बनाना है, तुझे लगता है ना वो घपलेबाजी करेगा तो बेटा बना। समझ में आ गया। चलो इसको भी हम एंड करते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने 9 पॉइंट आपको रखे हैं आपके सामने, पढ़ने सारे हैं, बाकी आप मेन मेन जो आपको अच्छा लगता है कि आप मुझे ये पढ़ लेने चाहिए तो आप वो उठा सकते हो, बट मैंने अपनी तरफ से 9 आपको पढ़ाए हैं, सारे ही बेस्ट है। क्लियर है? तो चलो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।